बीजेपी से को हम कभी भी ना समर्थन देंगे, ना कभी दिया है, और बीजेपी की हम हमेशा मुखालफत करते थे, मुखालफत करते हैं और मुखालफत करते रहेंगे। देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं चाहता कि ओवैसी साहब यूपी के अंदर आए। देखिए, भाजपा का जो पॉलिटिक्स एजेंडा होता है, जो भाजपा पॉलिटिक्स करती है, वो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे करती है कि सरकार भी हमारी बनेगी और इंशाल्लाह गठबंधन जिससे भी करेंगे, जब तक हमारा उसमें सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए आपका स्वागत है। हम इस ख़ास कार्यक्रम में फरहान ज़ुबैरी साहब के साथ मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूथ के प्रभारी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनियन में आप कैबिनेट में हैं। हम उनसे AIM की जो राजनीति है उसको लेकर बात करेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरह चुनाव में अब वो सामना करने जा रहे हैं। आपके बारे में ख़ास बात यह है कि आपकी उम्र इतनी नहीं है जितने बड़े आपके नाम कारनामे हैं। आप CA NRC को लेकर प्रोटेस्ट में 100 दिन की जेल भी जा चुके हैं। हमेशा अपने बयानों को लेकर मुखर रहते हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम इशू पर आपका नज़रिया एकदम साफ़ है। फरहान ज़ुबैरी साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चुनाव में अब लगभग 6 महीने बचे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी जिस तरह से इसमें लड़ने जा रही है, चुनाव लड़ने जा रही है, 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा हो चुकी है, तो उसके बाद से जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या और दूसरे दलों की बात करें, तो वो सीधे सीधे आपको निशाना बना रहे हैं और ओवैसी साहब को निशाना बना रहे हैं। उनका जो इसमें कहना है वो ये है कि ओवैसी साहब लड़ नहीं रहे हैं बल्कि उनको लड़ाया जा रहा है। ये जो आरोप हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं विपक्षी दलों? देखिए, विपक्षी दलों की ज़मीनें जो हैं वो हिल गई हैं। विपक्षी दलों का मतलब है जो समाजवादी है, बहुजन समाज है, कांग्रेस है, जितने भी दीगर सेकुलर पार्टीज़ हैं, सबको अब लग रहा है कि ओवैसी साहब अब यूपी में कदम रख चुके हैं और जो 2-3 उनकी रैली हो चुकी हैं उससे इन लोगों की ज़मीन अब लग रहा है कि खिसकने लगी है और इनको लग रहा है कि अब सारा मुस्लिम वोट जो है वो मुत्तहिद होके MIM के पास जा रहा है। तो इसलिए ये लोग कभी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर या यूपी के अंदर कोई भी मुस्लिम लीडरशिप उभर कर आए। जब मुस्लिम लीडरशिप उभर कर सामने आती है तब ये इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं और इनका काम है इल्ज़ाम लगाना। हमारा काम है काम करना, हम काम कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में के अंदर खड़े होकर हमारे हर मसले मसाइल पर बोलते आए हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो CA NRC का मामला हो, चाहे वो हमारे शरीयत में मदाखलत हो रही हो, हर मसले पे बिल्कुल बेखौफ बोलते नज़र आए हैं। और उनके जो सिपह सालार हैं, जैसे हम लोग हैं, हमने हमेशा से सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए हैं और हम इस कौम के लिए करते भी रहेंगे। मुसलमानों की लड़ाई हमने शुरू से लड़ी है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 75 सालों से वो उठाकर देख लीजिए, सारी रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको सबसे पिछड़ा तबका जो मिलेगा वो मुसलमान ही मिलेगा। इसलिए हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जब तक मुसलमानों को बराबरी का हक नहीं मिल जाता, जब तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल जाता, जब तक मुसलमानों की, जैसे हमारे प्रवक्ता आसिम वकार साहब ने कहा था, जब तक मुसलमान डिप्टी CM का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता यूपी के अंदर, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जिसको जो इल्ज़ाम लगाना है लगाए, हमारा अल्लाह जानता है और हमारे लोग जानते हैं। अब समझ गए हैं लोग कि अब इनकी ये साजिश जो है बी पार्टी वाली, ये नहीं चलने वाली। ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो उनका कहना यह है कि अगर हम 2017 में ओवैसी साहब की पार्टी का प्रदर्शन देखें तो वो अपनी ज़मानत भी नहीं बचा पाए थे यूपी में, और इस बार भी चूंकि वो लड़ने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मुस्लिम वोट बढ़ रहा है उससे दूसरी पार्टियों को फ़ायदा होगा। देखिए, जब BSP पहली बार चुनाव लड़ी थी तो बहुत कम कैंडिडेट उसके जीत पाए थे, ठीक है, और भी जितनी ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं वो जब पहली बार चुनाव लड़ती हैं तो कैंडिडेट नहीं जीत पाते हैं। वही सब 2017 में पहली बार लड़े थे, पहली बार बहुत सी जगहों पर वोट नहीं मिले थे, बल्कि 2 जगह पर, एक संभल में हम रनर रहे थे और एक मुरादाबाद में भी हमने अच्छे वोट पाए थे, और भी कई जगह हैं जहां हमने अच्छे वोट पाए थे। कुछ जगह हमारी जमानत जब्त हुई थी और वो पहला इलेक्शन था। उसके बाद ओवैसी साहब ने जिस तरीके से लोगों के दिलों में ओवैसी साहब बस रहे हैं, लोगों को लग रहा है, मुसलमानों को लग रहा है, यूथ को लग रहा है, दलितों को लग रहा है कि अब हमारा एक लीडर आ चुका है। जिस तरीके से नौजवान आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारे कौम के बुजुर्ग को भी ये समझ में आ रहा है कि अब
सिर्फ और सिर्फ हमारे हक और हुकूक की बात, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात, हमारे बच्चों को मुस्तकबिल में अच्छी एजुकेशन दिलाने की बात अगर कोई कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश के चाहे बरेली हो, बरेली मंडल में जितने भी शहर आते हैं, बदायूं हो, पीलीभीत हो, शाहजहांपुर हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट उठाकर देख लीजिए, कहीं भी 60% से ज़्यादा नहीं है। और आप हैदराबाद का लिटरेसी रेट उठाकर देखिए, वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है 83% है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पर एजुकेशन पे काम किया। वहाँ पर 10-15 हज़ार बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। यहाँ का कोई नेता मुझे दिखाइए, चाहे वो समाजवादी से हो, चाहे वो बीएसपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी का हो, कोई भी नेता मुझे बताइए जिसने अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री एजुकेशन की बात की हो। आप मुझे ये पीलीभीत पे बॉर्डर लग जाता है यूपी का, यहाँ से लेके दिल्ली बॉर्डर तक, गाजियाबाद तक, आप मुझे पूरे कहीं भी दिखा दीजिए, कहीं भी एक मुसलमानों के लिए कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी किस इन 70 सालों में इन हुकूमत जितनी भी सेकुलर हुकूमतें रही हैं उन्होंने बनाई हो। लेकिन जो काम उन्होंने वहाँ हैदराबाद में किया उसका उन्हें वहाँ फ़ायदा भी मिला है जी। लेकिन यूपी उस तरह की ज़मीन, उस हिसाब से वो ज़मीन नहीं है ओवैसी साहब की पार्टी की जिस तरह हैदराबाद है। तो हम हैदराबाद को उससे यूपी से ज़रा सा जोड़ें, ये मेरे ख्याल से आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हैदराबाद में कितना % मुसलमान है? बात मुसलमानों की नहीं बल्कि वर्ग की बात है। देखिए यहाँ आपने जमीन कैसे बनती है? जमीन कैसे बनती है? कोई भी अपना वोट बैंक लेके चलता है तभी तो जमीन बनती है। मुझे लगता है हैदराबाद से मजबूत इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश MIM की जमीन बनेगी। और ये बात आप लिख कर ले लीजिए, 22 में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहेगा और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी जगह होगी जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमीन होगी, जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे ज्यादा ऐवान असेंबली जीत कर जाएंगे, सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही वो जमीन होगी जहां से AIMIM अपनी जीत की पूरी जबरदस्त तरीके से आगाज करेगा इंशाअल्लाह। जैसे यूपी की हम बात करें तो भाजपा यहाँ बहुत मजबूत है, लोकसभा से लेकर आप उसका विधानसभा का रिकॉर्ड उठाकर देखिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जो अगर हम हिंदुत्व की सरजमीन कहें या हिंदुत्व की उपजाऊ जमीन कहें तो यूपी का नाम मेरे ख्याल से देश भर में सबसे ऊपर आता है। चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो या और तमाम इस तरह के मामले हो कि जो भाजपा के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे में जहां भाजपा इतनी मजबूत हो, आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है यहाँ गेन कर जाएगी? देखिए, भाजपा का जो पॉलिटिक्स एजेंडा होता है, जो भाजपा पॉलिटिक्स करती है, वो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे करती है। हमारा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हमारा मुद्दा वो होता है जो जिस तबके को दबाया जा रहा है, हम उस तबके के लिए खड़े हों, उस तबके की हम बात करें। हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दलितों की भी बात कर रहे हैं, हम दलितों के भी हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। जिस लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर नाइंसाफी हुई है, हम उन सब की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर हम युवाओं की बात करें तो वो जिस तरह से भाजपा को इल्ज़ाम लगाते हैं कोई हिंदुत्व की राजनीति करती है, वैसे ही उनका ये कहना है कि अब इस हालात में अगर कोई मुस्लिम पार्टी आती है तो मुसलमानों की बात करेगी वो, तो इससे जो हम विकास की बात करें तो विकास पीछे चला जाता है। जब कभी भी इस तरह के मुद्दे हावी होते हैं, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो या मुस्लिम्स की बात हो, तो फिर जो पार्टियां भी जीतती हैं उस एजेंडे पे जीतती हैं, उसके बाद विकास उनके लिए पीछे छूट जाता है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि जो युवाओं की जो सोच है या उनकी जो शंकाएं हैं वो ठीक हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं? देखिए, यूपी के अंदर 6% वाला मुख्यमंत्री बन जाता है, 8% वाला मुख्यमंत्री बन जाता है, 12% वाला मुख्यमंत्री बन जाता है। अगर सेकुलर पार्टियां इतनी ही मुसलमानों की हमदर्द हैं तो 70 सालों में 20-22% वाले को अभी तक मुख्यमंत्री या डिप्टी CM क्यों नहीं बनाया? पहला मेरा उन सेकुलर पार्टियों से सवाल है। दूसरा बात, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम का हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो ये कहीं ना कहीं उन पार्टियों की कमियां हैं, सेकुलर पार्टियों की कमियां हैं जो अपना वोट बैंक नहीं बचा पा रही हैं। और इस बार हम अपना वोट बैंक एक साथ रखेंगे और एक ऐसी जगह रखेंगे इंशाअल्लाह कि सरकार भी हमारी बनेगी और इंशाअल्लाह गठबंधन जिससे भी करेंगे, जब तक हमारा उसमें सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। और ये बात मैं वाज़ेह कर देता हूं कि बीजेपी से को हम कभी भी ना समर्थन देंगे, ना कभी दिया है, और बीजेपी की हम हमेशा मुखालफत करते थे, मुखालफत करते हैं और मुखालफत करते रहेंगे। चाहे बीजेपी
मुझ जैसे नौजवानों को जेल में डाले। मैं बता देता हूँ, आपने भी बताया अभी कि मैं 100 दिन जेल में रहा था CNRC के प्रोटेस्ट में, मैं 100 दिन जेल में रहकर आया हूँ। तो मुझ जैसे और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं हमेशा से मैंने मुसलमानों के मुद्दों पे बात की है, दलितों के मुद्दे पे बात की है। तो जो जिनके साथ जुल्म होता है हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमारा काम है आवाज उठाना, हम पढ़े लिखे हैं, ये हमारा हक है और हमारा संविधान भी इस बात की इजाजत देता है। अगर हमें जेलों में डाल के ये सोचते हैं हमारी आवाज दबा देंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है कि हमारी आवाज को दबा देंगे। आप जैसे बात कर रहे हैं कि डिप्टी CM किसी ने मुस्लिम्स को नहीं बनाया है जी। आपकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जैसे कि आपने ऐलान किया है, आपके जो सुप्रीम है उन्होंने ऐलान किया है। तो 100 सीटें पर लड़ने के बाद क्या आप डिप्टी CM बना लेंगे मुस्लिम? इंशाल्लाह 100 सीटों पर लड़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 50 से 60 सीटें इंशाल्लाह जीतेंगे। और जीतने के बाद, क्योंकि हम पूरी सीटें तो हम नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे, फिर लोग कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं पूरी सीटें जीतेंगे। जीतने के बाद आप कैलकुलेशन किसी भी हिसाब से लगा लीजिएगा। अगर MIM के पास 50 से 60 सीटें आती हैं तो बिना MIM के कोई भी सरकार नहीं बनेगी। आप कहीं से भी किसी से भी कोई भी कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। अगर 50-60 सीटें हम इंशाल्लाह जीतते हैं तो हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। तब आपकी शर्त ये होगी कि डिप्टी CM मुस्लिम को बनाया जाए। बिल्कुल इसी शर्त पे तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूपी के अंदर हमारी जो पहली शर्त है, हम अभी भी कह रहे हैं, हम तो अलायंस करने को तैयार हैं। हम जो पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है वो आके हमसे गठबंधन करे, हम तैयार हैं। लेकिन हमारी शर्त यही है कि हमें डिप्टी CM चाहिए, उसके बाद आगे की बात होगी। लेकिन आपके साथ राजभर भी हैं, जिस तरह से समझौता हुआ है, तो वो इसके लिए राजी हैं कि डिप्टी CM मुस्लिम हो? अगर जैसे वो राजी हैं और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है। नहीं, उन्होंने किया है कि इस तरह से रोटेशन के हिसाब से वो बनना चाहिए। लेकिन कल जब मान लीजिए समर्थन की बात आएगी और आपको उतनी सीट सरकार बनाने लायक नहीं मिलती हैं और आप किसी पार्टी को समर्थन करेंगे, तब ये बात नहीं आएगी कि आप डिप्टी CM मुस्लिम को क्यों बनाएंगे? वो राजभर कहेंगे कि हमारे किसी व्यक्ति को बनाइए। नहीं, देखिए, पहली बात वो फ्यूचर की बात है, जब वो आएगा तब देखा जाएगा। अभी हमारा काम है कि हम ग्राउंड पे मेहनत करें और लोगों को ये यकीन दिलाएं और ये बताएं कि हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे हमारे सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आवाज़ उठाते हों, चाहे डिबेट्स में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब ये आवाज़ उठाते हों, चाहे सड़कों पे फरहान जुबैरी जैसे नौजवान जो MIM से जुड़े हुए हैं वो आवाज़ उठाते हों। हमने हमेशा से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ये चीज़ हमें अपने लोगों को बताना है, हमें उन लोगों को बताना है जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा विकास का एजेंडा जो है, हमारा जो चुनाव का एजेंडा है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारा चुनाव का जो एजेंडा है वो यही है कि जिनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, उनकी आवाज़ बन के हमें उठना है, उनकी आवाज़ बन के हमें उभरना है। और वो लोग हम पे इंशाल्लाह एतमाद भी करेंगे और हमें वोट भी करेंगे और हमें जिताकर इंशाल्लाह असेंबली में भी भेजेंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी यूपी में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारती, तो क्या इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी ये है कि वो मुसलमान के अलावा किसी को टिकट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। आप जिला पंचायत अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए, कैंडिडेट अच्छे खासे हमने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट भी लड़ाए हैं। और अभी भी आपकी बरेली में खड़ा हूँ, बरेली में बिथरी विधानसभा है, वहाँ से हमारे पास ठाकुर कैंडिडेट ने आवेदन किए हैं। जैसे हम ये माने कि जो 100 सीट आप लड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें से कितने हिंदुओं को दिए जाएंगे टिकट? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा क्राइटेरिया ऐसा नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जितने देखिए, हमारा एक तरीका है सियासत में यूपी के अंदर कि हमारे यहाँ पे आप अगर एक विधानसभा से अगर 10 प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं, सबके आवेदन कहा है, सबके आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के बाद हमारी स्टेट की एक टीम बनाई जाएगी, वो सर्वे करने जाएगी ग्राउंड पर उस विधानसभा में। अगर वहां से 2 ठाकुर हैं और ठाकुर का समीकरण अच्छा बैठता है और चार मुसलमान हैं, अगर ठाकुरों का समीकरण अच्छा बैठता है, मुस्लिम और ठाकुर वोट या ऐसा समीकरण बैठता है, तो जाहिर सी बात है वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट आएगी। फिर दोबारा एक टीम आएगी हैदराबाद से, वो सर्वे करेगी, उसके बाद जाके टिकट अनाउंस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान को ही टिकट दिया जाएगा। नहीं, अगर जहां से हमें लग रहा होगा कि यहाँ से हमारे
ठाकुर भाई की सीट निकलेगी तो हम उसे भी देंगे, ब्राह्मण भाई की सीट निकलेगी उसे भी देंगे, जिसकी सीट निकलेगी हम उसे टिकट, हमारी पार्टी टिकट देगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सहयोगियों की बात हो रही है कि सभी दल जो है वो सहयोगी पार्टियां, जो छोटी पार्टियां हैं, कुछ बड़ी पार्टियां, उनसे मिलकर एक मोर्चा बनाकर लड़े, आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो बरेली में एक मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की पार्टी है, तो IMC के नाम से उन्होंने एक पार्टी है। वो पिछली बार ओवैसी साहब यहाँ आए थे उनसे मुलाकात के लिए भी, तब शायद वो बात नहीं हो पाई। क्या आप कोई जैसे राजभर है उनके अलावा कोई इस तरह की पार्टियों का अपने मोर्चे में शामिल करने की कोई कोशिश हो रही है? बिल्कुल कहा है हमने, तो जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जो भी गठबंधन करना चाहता है बीजेपी को हराने के लिए, आइए, गठबंधन के रास्ते खुले हैं। अब क्या शर्तें होती हैं, क्या बात बनती है नहीं बनती, वो बात की बात है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस तरह से ओवैसी साहब के दौरे हो रहे हैं उसमें रोड शो कर रहे हैं, रोड शो में भीड़ भी आ रही है, लेकिन जैसे एक मीटिंग, एक बड़े नेता हैं, उस हिसाब से कोई बड़ी जनसभा या वो इस तरह की आपकी पार्टी की रणनीति नहीं है या करने नहीं दिया जा रहा है साहब? देखिए, मैं बता रहा हूँ, हापुड़ के अंदर जब रोड शो था तो आप यकीन मानिए कि हमने जो वेलकम पॉइंट बनाए थे रोड शो के, वहां पर वहां के SSP ने खड़े नहीं होने दिया गया। तो आप जहां पे अगर 500-600 लोग खड़े होकर स्वागत करना चाह रहे हैं, वहां पे सिर्फ 500-600 लोगों को खड़ा नहीं होने दे रहे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुस्लिम क़यादत को और मुस्लिम लीडर की कोई बड़ी जनसभा होने देंगे? तो देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे BSP हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं चाहता कि ओवैसी साहब यूपी के अंदर आए और जनसभा करें। आप भी, मैं कह रहा हूँ, आप परमिशन दिलाइए, जिस शहर की आप परमिशन दिलाएंगे हम उस शहर में मीटिंग करा देंगे, हमें क्या है। शुक्रिया फरहान ज़ुबैरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ स्टूडियो में हमारे आने के लिए।